हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 5 का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 9 हिस्ट्री का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 5, पैस्टोरलिस्ट्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड। आधुनिक विश्व में चरवाहे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 5 के पार्ट 1 को कवर कर लिया है। उसमें हम लोगों ने इन टॉपिक्स को डिटेल में समझा था। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैप्टर 5 के पार्ट 1 के लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस लेक्चर को देख लें, फिर आज के लेक्चर के साथ कंटिन्यू करें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज हम लोग चैप्टर 5 के पार्ट 2 को शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग इन टॉपिक्स को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सोर्स ए, स्रोत का। राइटिंग इन द 1850s, जीसी बार्न्स gave the following description of the गुज्जर्स ऑफ कांगड़ा। 1850 के दशक में जीसी बार्न्स ने कांगड़ा के गुज्जरों का वर्णन इस प्रकार किया था। In the hills, the Gujjars are exclusively a pastoral tribe. They cultivate scarcely at all. जीसी बार्न्स ने लिखा था कि पहाड़ियों पर रहने वाले गुज्जर्स शुद्ध पेस्टोरल ट्राइब हैं, यानी शुद्ध चरवाहा कबीले के लोग हैं। वे लगभग ना के बराबर खेती करते हैं। पहाड़ियों में रहने वाले गुज्जर शुद्ध चरवाहा कबीले के लोग हैं। वे लगभग ना के बराबर खेती करते हैं। The Gaddis keep flocks of sheep and goats, and the Gujjars' wealth consists of buffaloes. गड्डीज गोट्स और शीप्स पालते हैं और गुज्जर्स बफेलोस पालते हैं। गद्दियों के पास भेड़ बकरियां होती हैं, तो गुज्जर गाय भैंस पालते हैं। These people live in the skirts of the forests and maintain their existence exclusively by the sale of the milk, ghee and other produce of their herds. ये लोग जंगलों के आसपास रहते हैं और अपने मवेशियों से मिलने वाले दूध घी बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। ये लोग जंगलों के किनारे रहते हैं और दूध घी और मवेशियों से मिलने वाली दूसरी चीजें बेचकर अपना पेट पालते हैं। द मेन ग्रेज द कैटल एंड फ्रिक्वेंटली लाई आउट फॉर वीक्स इन द वुड्स टेंडिंग देयर हर्ड्स। घर के पुरुष कैटल को चराने के लिए लेकर जाते हैं और कई बार हफ्तों तक अपने कैटल के झुंड के साथ जंगलों में रहते हैं। घर के मर्द मवेशियों को चराने ले जाते हैं और कई बार हफ्तों तक घर नहीं लौटते। इस बीच वे जंगल में अपने रेवड़ के साथ ही रहते हैं। The women go to the markets every morning with baskets on their heads, with little earthen pots filled with milk, buttermilk, and ghee, each of these pots containing the proportion required for day's meal. घर की महिलाएं हर रोज बास्केट लेकर मार्केट में जाती हैं। उनके अर्दन पॉट्स में दूध, मक्खन, घी आदि होता है। इन पॉट्स में इतनी ही चीजें आ पाती हैं जितनी एक दिन के मील के लिए जरूरी हो। औरतें सिर पर टोकरियां और कंधे पर हांडियां लटकाकर रोज बाजार चली जाती हैं। उनकी हांडियों में दूध, मक्खन और घी आदि होता है। ये सिर्फ इतनी चीजें ही बाजार में ले जा पाती हैं जितनी घर चलाने के लिए काफी हो।
During the hot weather, the Gujjars usually drive their herds to the upper range, where the buffaloes rejoice in the rich grass which the rains bring forth, and at the same time attain conditions from the temperate climate and the immunity from venomous flies that torment their existence in the plains. समर सीजन में गुज्जर्स अपने जानवरों को लेकर ऊपर पहाड़ों पर चले जाते हैं, जहां पर उनके भैंसों को हरी भरी घास मिल जाती है और ऊपर टेम्परेट क्लाइमेट यानी शीतोष्ण मौसम भी उन्हें मिलता है। और तो और इन भैंसों को मक्खियों से भी छुटकारा मिल जाता है, जो उन्हें नीचे प्लेन्स में परेशान करते हैं। गर्मियों में गुज्जर अपने रेवड़ों को लेकर प्रायः ऊपरी इलाकों में चले जाते हैं, जहां उनकी भैंसों को न केवल बहुत सारी हरी भरी बरसाती घास मिल जाती है और वे शीतोष्ण मौसम के हिसाब से खुद को ढाल लेती है, बल्कि उन जहरीली मक्खियों से भी छुटकारा मिल जाता है जो मैदानों में उनका जीना मुहाल किए रहते हैं। सोर्स बी। द अकाउंट्स ऑफ many travelers टेल us अबाउट द लाइफ ऑफ पेस्टोरल ग्रुप्स। भारत में जो ट्रैवलर्स आते थे उनके विवरण से भी हमें पेस्टोरल कम्युनिटीज के बारे में जानने को मिलता है, उनके जीवन के बारे में हमें जानने को मिलता है। बहुत सारे मुसाफिरों के विवरणों में हमें चरवाहा समुदायों की जिंदगी की झलक मिलती है। इन द अर्ली 19th century, Buchanan visited the Gollas during his travel through मैसूर। अर्ली 19th सेंचुरी में ब्यूकानन ने जब मैसूर की यात्रा की तब वो गोल्लास समुदाय से मिला था। मिसाल के तौर पर 19वीं सदी की शुरुआत में ब्यूकानन ने मैसूर की अपनी यात्रा के दौरान गोल्ला समुदाय का दौरा किया था। ही रोट, अपने इस अनुभव के आधार पर उन्होंने लिखा, देयर फैमिलीज लिव इन स्मॉल विलेजेस नियर द स्कर्ट ऑफ द वुड्स वेयर दे कल्टिवेट अ लिटिल ग्राउंड एंड कीप सम ऑफ देयर कैटल सेलिंग इन द टाउन्स द प्रोड्यूस ऑफ द डेयरी। गोल्ला समुदाय में उनके परिवार जंगलों के किनारे छोटे गांव में रहते हैं। वे छोटी जमीन पर खेती करते हैं। वे कुछ कैटल पालते हैं। कैटल से उन्हें जो मिल्क प्रोडक्ट्स मिलता है उसे वो पास के टाउन्स में ले जाकर बेचते हैं। उनके परिवार जंगलों के किनारे छोटे छोटे गांव में रहते हैं। यहाँ वे थोड़ी सी जमीन पर खेती करते हैं, थोड़े बहुत जानवर रखते हैं और पास के कस्बों में जाकर दुग्ध उत्पाद बेचते हैं। Their families are very numerous, 7 to 8 young men in each being common. उनके परिवार बहुत बड़े होते हैं। एक परिवार में 7 से 8 यंग मैन कॉमन हैं। उनके परिवार बहुत बड़े होते हैं। एक एक घर में 7-8 नौजवान आसानी से मिल जाएंगे। 2 or 3 of these attend the flocks in the woods, while the remainder cultivate their fields and supply the towns with firewood and with straw for thatch. इन 7-8 नौजवानों में 2-3 जंगलों में अपने जानवरों को ले जाकर चराते हैं और बाकी खेती करते हैं, टाउन में फायरवुड सप्लाई करते हैं, छप्पर के लिए पुआल सप्लाई करते हैं। उनमें से 2-3 लोग जंगल में जानवर चराने जाते हैं, जबकि बाकी अपने खेत संभालते हैं और कस्बों में जलावन की लकड़ी, छप्पर के लिए पुआल आदि पहुंचाते हैं। देखिए इस इमेज में सेंट्रल गढ़वाल के हाई माउंटेन्स में एक गुज्जर मंडप को दिखाया गया है। द गुज्जर कैटल हर्डर्स लिव इन दिस मंडप्स मेड ऑफ रिंगल, अ हिल बैम्बू एंड ग्रास फ्रॉम द बुग्याल। गुज्जर कैटल हर्डर्स इन मंडप्स में रहते हैं। ये मंडप बुग्याल में मिलने वाले घास और रिंगल से बने होते हैं। रिंगल एक प्रकार का पहाड़ी बांस है। गुज्जर गड़िए बुग्याल में मिलने वाले रिंगल और घास से बने मंडपों में रहते हैं। रिंगल एक तरह का पहाड़ी बांस है। A mandap was also a workplace. Here the Gujjar used to make ghee, which they took down for sale. In recent years, they have begun to transport the milk directly in buses and trucks.
मंडप का इस्तेमाल वर्क प्लेस के तरह भी होता है। यहाँ पर गुज्जर घी बनाते हैं और फिर उसे नीचे ले जाकर बेचते हैं। हाल के सालों में वे दूध को डायरेक्ट बस और ट्रक्स में ट्रांसपोर्ट करने लगे हैं। मंडपों का इस्तेमाल कार्यस्थल के रूप में भी होता था। यहाँ गुज्जर घी निकालते थे और उसे बेचते थे। हाल के सालों में ये बसों और ट्रकों में भरकर भी दूध ले जाने लगे हैं। These mandaps are at about 10,000 to 11,000 feet. Buffaloes cannot climb any higher. ये मंडप 10,000 से 11,000 फीट की ऊंचाई पर होते हैं। बफेलोस इससे ऊपर नहीं चढ़ सकते। ये मंडप 10,000 से 11,000 फुट की ऊंचाई पर होते हैं। भैंसे इससे ज्यादा ऊंचाई पर नहीं जा सकती। देखिए, इस इमेज में गड्डी शिप्स की ऊन उतारते हुए दिखाया गया है। By September, the Gaddi shepherds come down from the high meadows, धार्स। सितंबर तक गड्डी शेपर्ड्स ऊंचे मैदानों से, जिन्हें धार बोला जाता है, उससे नीचे आने लगते हैं। सितंबर तक गद्दी ऊंचे मैदानों, धार से नीचे आने लगते हैं। ऑन द वे डाउन दे हॉल्ट फॉर अ while टू हैव देयर शीप sheared. नीचे उतरते वक्त वे एक जगह कुछ समय रुककर भेड़ की ऊन उतारते हैं। रास्ते में कुछ समय रुककर वे अपनी भेड़ों की ऊन उतरवाते हैं। द शीप आर bathed एंड क्लीन्ड बिफोर द wool is cut. ऊन काटने से पहले भेड़ों को नहला धुलाकर साफ किया जाता है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है कॉलोनियल रूल एंड पेस्टोरल लाइफ। औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन। अंडर colonial rule, the life of pastoralists changed dramatically. कॉलोनियल रूल के दौरान चरवाहों की जिंदगी में ड्रामेटिक चेंजेस आए थे। औपनिवेशिक शासन के दौरान चरवाहों की जिंदगी में गहरे बदलाव आए। Their grazing grounds shrank, their movements were regulated, and the revenue they had to pay increased. उनके ग्रेजिंग ग्राउंड यानी चारागाह सिमट गए। उनके मूवमेंट को रेगुलेट किया जाने लगा। उन्हें जो रेवेन्यू पे करना पड़ता था, उसे बढ़ा दिया गया। उनके चारागाह सिमट गए। इधर उधर आने जाने पर बंदिशें लगने लगी और उनसे जो लगान वसूल किया जाता था, उसमें भी वृद्धि हुई। Their agricultural stock declined, and their trades and crafts were adversely affected. How? खेती में उनका हिस्सा घटने लगा और उनके पेशे और हुनरों पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। आइए देखें कि ये सब कैसे और क्यों हुआ। फर्स्ट, द colonial state wanted to transform all grazing lands into cultivated farms. फर्स्ट रीजन है कॉलोनियल गवर्नमेंट सारे चारागाहों को खेती की जमीन में ट्रांसफॉर्म करना चाहती थी। पहली बात, अंग्रेज सरकार चारागाहों को खेती की जमीन में तब्दील कर देना चाहती थी। लैंड रेवेन्यू वॉज वन ऑफ द मेन सोर्सेस ऑफ इट्स फाइनेंस। लैंड रेवेन्यू यानी भू राजस्व यानी जमीन से मिलने वाली लगान कॉलोनियल गवर्नमेंट के लिए आमदनी का मेन सोर्स था। जमीन से मिलने वाला लगान उसकी आमदनी का एक बड़ा स्रोत था। बाई एक्सपैंडिंग कल्टीवेशन इट कुड इंक्रीज इट्स रेवेन्यू कलेक्शन। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट खेती की जमीन का विस्तार करके ज्यादा से ज्यादा लगान वसूल कर सकती थी, जिससे उसकी आमदनी में बढ़ोतरी होती। खेती का क्षेत्रफल बढ़ने से सरकार की आय में और बढ़ोतरी हो सकती थी। It could at the same time produce more jute, cotton, wheat and other agricultural produce that were required in England. अगर कॉलोनियल गवर्नमेंट खेती की जमीन का विस्तार करती, तो वे यूरोपियन मार्केट और इंग्लैंड के मार्केट की जरूरतों को पूरा कर सकती थी। फॉर एग्जाम्पल, जूट, कॉटन, व्हीट और दूसरे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की मांग बहुत थी। तो इस वजह से भी कॉलोनियल गवर्नमेंट चारागाहों को खेती की जमीन में ट्रांसफॉर्म करना चाहती थी।
इतना ही नहीं, इससे जूट, कपास, गेहूं और अन्य खेतीहर चीजों के उत्पादन में भी इजाफा हो जाता, जिनकी इंग्लैंड में बहुत ज्यादा जरूरत रहती थी। To colonial officials, all uncultivated land appeared to be unproductive. It produced neither revenue nor agricultural produce. कॉलोनियल ऑफिशियल्स के मुताबिक जिस भी जमीन पर खेती नहीं हो रही होती, वे उस जमीन को अनप्रोडक्टिव मानते थे, क्योंकि ना तो वो जमीन कोई रेवेन्यू जनरेट करती और ना ही कोई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस उसमें उगता। अंग्रेज अफसरों को बिना खेती की जमीन का कोई मतलब समझ में नहीं आता था। उससे न तो लगान मिलता था और ना ही उपज। इट वॉज सीन एज वेस्ट लैंड दैट नीडेड टू बी ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन। ऐसी जमीन को वेस्ट लैंड माना जाता था और वे ऐसी जमीनों को खेती के लायक बनाना चाहते थे। अंग्रेज ऐसी जमीन को बेकार मानते थे, उसे खेती के लायक बनाना जरूरी था। From the mid 19th century, wasteland rules were enacted in various parts of the country. मिड 19th सेंचुरी से उन्होंने देश के अनेक हिस्सों में वेस्टलैंड रूल्स को लागू किया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 19वीं शताब्दी के मध्य से देश के विभिन्न भागों में परती भूमि विकास के लिए नियम बनाए जाने लगे। By these rules, uncultivated lands were taken over and given to select individuals. इस रूल्स के अकॉर्डिंग कॉलोनियल गवर्नमेंट अनकल्टिवेटेड लैंड यानी जिन जमीनों पर खेती नहीं होती थी, उन जमीनों को वे अपने कब्जे में ले लेती थी और फिर उन जमीनों को कुछ खास लोगों को सौंप दिया जाता था। इन कायदे कानूनों के जरिए सरकार गैर खेतीहर जमीन को अपने कब्जे में लेकर कुछ खास लोगों को सौंपने लगी। These individuals were granted various concessions and encouraged to settle these lands. जिन लोगों को ये जमीन सौंपे जाते थे, उन्हें कई तरह की रियायतें दी जाती थी और उनको इनकरेज किया जाता था कि वे उस जमीन को खेती के लायक बनाएं और उस पर खेती करवाएं। इन लोगों को कई तरह की रियायतें दी गई और इस जमीन को खेती के लायक बनाने और उस पर खेती करने के लिए जमकर बढ़ावा दिया गया। Some of them were made headmen of villages in the newly cleared areas. कुछ लोगों को तो गांव का मुखिया बना दिया गया था। ऐसे कुछ लोगों को गांव का मुखिया बना दिया गया। In most areas, the lands taken over were actually grazing tracts used regularly by pastoralists. ज्यादातर इलाकों में चरवाहों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले चारागाहों को ही कब्जे में ले लिया गया था। इस तरह कब्जे में ली गई ज्यादातर जमीन चारागाहों की थी, जिनका चरवाहे नियमित रूप से इस्तेमाल किया करते थे। सो एक्सपेंशन ऑफ कल्टीवेशन inevitably meant the decline of pastures and a problem for pastoralists. तो हम देख सकते हैं कि जब चारागाहों को खेती की जमीन में तब्दील किया जा रहा है, तो इससे खेती की जमीन का विस्तार होगा, लेकिन चारागाह सिमटेंगे और इससे चरवाहों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर उनके जानवरों के लिए चारे की कमी हो जाएगी। इस तरह खेती के फैलाव से चारागाह सिमटने लगे और चरवाहों के लिए समस्याएं पैदा होने लगी। सेकंड, by the mid 19th century, various forest acts were also being enacted in the different provinces. सेकंड रीजन है, मिड 19th सेंचुरी में डिफरेंट प्रोविंसेस में फॉरेस्ट एक्ट्स को लागू किया गया। दूसरी बात, 19वीं सदी के मध्य तक आते आते देश के विभिन्न प्रांतों में वन अधिनियम भी पारित किए जाने लगे थे। थ्रू दीज एक्ट्स, some forests which produced commercially valuable timber like deodar or sal were declared reserved. No pastoralist was allowed access to these forests. इन फॉरेस्ट एक्ट्स के जरिए जिन जंगलों में कमर्शियली वैल्यूएबल टिम्बर यानी कीमती लकड़ियां पैदा होती थी, जैसे देवदार,
साल उन फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया गया। इन जंगलों में किसी भी चरवाहों का घुसना मना था। रिजर्व फॉरेस्ट के फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को सिर्फ ब्रिटिशर्स ही यूज कर पाते थे। इन कानूनों की आड़ में सरकार ने ऐसे कई जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया जहां देवदार या साल जैसी कीमती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में चरवाहों के घुसने पर पाबंदी लगा दी गई। अदर फॉरेस्ट्स वेयर क्लासिफाइड एज प्रोटेक्टेड। दूसरे कई फॉरेस्ट को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहा गया। कई जंगलों को संरक्षित घोषित कर दिया गया। इन दीज some customary grazing rights of pastoralists were granted, but their movements were severely restricted. इन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में चरवाहों को कुछ कस्टमरी ग्रेजिंग राइट्स दिए गए थे, लेकिन इन जंगलों में उनके मूवमेंट पर रोक लगाया गया था। मतलब वे थोड़े से एरिया में मूव कर सकते थे, लेकिन पूरे जंगल में नहीं। इन जंगलों में चरवाहों को चरवाही के कुछ परंपरागत अधिकार तो दे दिए गए, लेकिन उनकी आवाजाही पर फिर भी बहुत सारी बंदिशें लगी रही। कस्टमरी राइट्स राइट्स दैट पीपल आर यूज टू बाय कस्टम एंड ट्रेडिशन। कस्टम और ट्रेडिशन के आधार पर जो अधिकार मिलते हैं उसे कस्टमरी राइट्स कहते हैं। परंपरागत अधिकार परंपरा और रीति रिवाज के आधार पर मिलने वाले अधिकार। The colonial officials believed that grazing destroyed the saplings and young shoots of trees that germinated on the forest floor. ब्रिटिश ऑफिशियल्स को लगता था कि जानवरों द्वारा चरने के वजह से छोटे पौधे नष्ट हो जाते हैं और पेड़ों की नई कोपलें भी नष्ट हो जाती हैं। औपनिवेशिक अधिकारियों को लगता था कि पशुओं के चरने से छोटे जंगली पौधे और पेड़ों की नई कोपलें नष्ट हो जाती हैं। The herds trampled over the saplings and munched away the shoots. This prevented new trees from growing. उन्हें लगता था कि पैस्टोरलिस्ट्स के जानवरों के झुंड सैपलिंग्स को कुचल देते हैं और शूट्स को खा जाते हैं, जिससे नए पेड़ों की बढ़त रुक जाती है। उनकी राय में चरवाहों के रेवड़ छोटे पौधों को कुचल देते हैं और कोपलों को खा जाते हैं, जिससे नए पेड़ों की बढ़त रुक जाती है। These forest acts changed the lives of pastoralists. इन नए फॉरेस्ट एक्ट्स ने चरवाहों के जीवन में बहुत चेंजेस ला दिए थे। वन अधिनियमों ने चरवाहों की जिंदगी बदल डाली। They were now prevented from entering many forests that had earlier provided valuable forage for their cattle. उन्हें अब उन जंगलों में जाने से रोका जाने लगा जहां पर वो पहले अपने कैटल के साथ जाते थे और जहां चारे का बहुत अच्छा स्रोत था। अब उन्हें उन जंगलों में जाने से रोक दिया गया जो पहले मवेशियों के लिए बहुमूल्य चारे का स्रोत थे। इवन इन द एरियाज दे वेयर अलाउड एंट्री, देयर मूवमेंट्स वेयर रेगुलेटेड, दे नीडेड अ परमिट फॉर एंट्री। उन्हें जिन एरियाज में जाने के लिए अलाउ किया गया था वहां पर भी उनके मूवमेंट को रेगुलेट किया जाता था, उन पर नजर रखी जाती थी। उन्हें फॉरेस्ट में एंट्री के लिए परमिट की जरूरत पड़ती थी। जिन क्षेत्रों में उन्हें प्रवेश की छूट दी गई वहां भी उन पर कड़ी नजर रखी जाती थी। जंगलों में दाखिल होने के लिए उन्हें परमिट लेना पड़ता था। द टाइमिंग ऑफ देयर एंट्री एंड डिपार्चर वॉज स्पेसिफाइड एंड द नंबर ऑफ डेज दे कुड स्पेंड इन द फॉरेस्ट वॉज लिमिटेड। उनके फॉरेस्ट में एंट्री और एग्जिट की डेट पहले से ही फिक्स होती थी। अब चरवाहे अपनी मन मर्जी से जंगल में रुक नहीं सकते थे। वे जंगल में लिमिटेड नंबर ऑफ डेज ही स्पेंड कर सकते थे। जंगल में उनके प्रवेश और वापसी की तारीख पहले से तय होती थी और वो जंगल में बहुत कम ही दिन बिता सकते थे। Pastoralists could no longer remain in an area even if forage was available. The grass was succulent and the undergrowth in the forest was ample.
जब नंबर ऑफ डेज लिमिटेड कर दिए गए थे, एंट्री और एग्जिट की डेट फिक्स कर दी गई थी, तो चरवाहे चाह कर भी एक्स्ट्रा जंगल में नहीं रुक सकते थे, चाहे जंगल में कितनी भी घास चारे अवेलेबल हो। अब चरवाहे किसी जंगल में ज्यादा समय तक नहीं रह सकते थे, भले ही वहां चारा कितनी ही हो, घास कितनी भी क्यों ना हो और चारों तरफ घनी हरियाली हो। They had to move because the forest department permits that had been issued to them now ruled their lives. अब उन्हें ना चाहते हुए भी जंगल से बाहर निकलना पड़ता था, क्योंकि अब उन्हें रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानना पड़ता था और उन्हें परमिट के अकॉर्डिंग चलना पड़ता था। उन्हें इसलिए निकलना पड़ता था क्योंकि अब उनकी जिंदगी वन विभाग द्वारा जारी किए गए परमिटों के अधीन थी। The permit specified the periods in which they could be legally within a forest. If they overstayed, they were liable to fines. परमिट में एंट्री और एग्जिट के बारे में लिख दिया जाता था कि वे लीगली कितने दिन जंगल में रह सकते हैं। अगर वे एक्स्ट्रा दिन रहते तो उन पर फाइन लग जाता था। परमिट में पहले ही लिख दिया जाता था कि वो कानूनन कब तक जंगल में रहेंगे। अगर वो समय सीमा का उल्लंघन करते थे तो उन पर जुर्माना लगा दिया जाता था। थर्ड, ब्रिटिश ऑफिशियल्स वेयर सस्पिशियस ऑफ नोमैडिक पीपल। थर्ड रीजन है कि ब्रिटिशर्स नोमैडिक पीपल को शक की नजर से देखते थे। तीसरी बात, अंग्रेज अफसर घुमंतु किस्म के लोगों को शक की नजर से देखते थे। They distrusted mobile craftsmen and traders who hogged their goods in villages, and pastoralists who changed their places of residence every season, moving in search of good pastures for their herds. जो कारीगर गांव-गांव जाकर चीजें बेचते थे, जो व्यापारी गांव-गांव जाकर सामान बेचते थे, उन पर ब्रिटिशर्स ट्रस्ट नहीं करते थे। जो चरवाहे हर सीजन अपने रहने की जगह बदलते थे, अच्छे चारागाह की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह मूव करते थे, उन पर भी ब्रिटिशर्स ट्रस्ट नहीं करते थे। वे गांव-गांव जाकर अपनी चीजें बेचने वाले कारीगरों व व्यापारियों और अपने रेवड़ के लिए हर साल नए-नए चारागाहों की तलाश में रहने वाले, हर मौसम में अपनी रिहाइश बदल लेने वाले चरवाहों पर यकीन नहीं कर पाते थे। द colonial government wanted to rule over a settled population. कॉलोनियल गवर्नमेंट चाहती थी कि सभी लोग एक जगह पर सेटल हो जाएं और वे एक जगह से दूसरे जगह मूव ना करें, ताकि उन पर शासन करना आसान हो, रेवेन्यू कलेक्ट करना आसान हो। औपनिवेशिक सरकार एक स्थापित आबादी पर शासन करना चाहती थी। They wanted the rural people to live in villages, in fixed places with fixed rights on particular fields. ब्रिटिशर्स चाहते थे कि ग्रामीण जनता गांव में ही रहे, फिक्स्ड प्लेस पे रहे, उनके खेत फिक्स हो और उन खेतों पर उनके अधिकार तय हो। वे चाहते थे कि ग्रामीण जनता गांव में रहे, उनकी रिहाइश और खेतों पर उनके अधिकार तय हो। Such a population was easy to identify and control. अगर ब्रिटिशर्स ऐसा कर पाते तो उनके लिए जनता को पहचानना और उन्हें कंट्रोल करना ज्यादा आसान हो जाता। इस तरह की आबादी की पहचान करना और उसको नियंत्रित करना ज्यादा आसान था, जो एक जगह टिक कर रहती हो। Those who were settled were seen as peaceable and law abiding. Those who were nomadic were considered to be criminal. जो लोग एक जगह बसकर रहते थे, उन्हें ब्रिटिशर्स शांति प्रिय और लॉ अबाइडिंग मानते थे, और जो नोमैडिक यानी घुमंतु लोग थे, उन्हें ब्रिटिशर्स क्रिमिनल मानते थे। ऐसे लोगों को शांति प्रिय और कानून का पालन करने वाला माना जाता था, घुमंतुओं को अपराधी माना जाता था। In 1871, the colonial government in India passed the Criminal Tribes Act. 1871 में कॉलोनियल गवर्नमेंट ने भारत में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पास किया। 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने
अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। बाय दिस एक्ट मेनी कम्युनिटीज ऑफ क्राफ्ट्समैन, ट्रेडर्स एंड pastoralists were classified as criminal tribes. इस एक्ट के तहत बहुत सारे कम्युनिटीज के क्राफ्ट्समैन, ट्रेडर, पैस्टोरलिस्ट सबको क्रिमिनल ट्राइब्स की सूची में रखा गया। इस कानून के तहत दस्तकारों, व्यापारियों और चरवाहों के बहुत सारे समुदायों को अपराधी समुदायों की सूची में रख दिया गया। दे वेयर स्टेटेड टू बी क्रिमिनल बाय नेचर एंड बर्थ। इस एक्ट के तहत उन्हें बाय नेचर एंड बाय बर्थ क्रिमिनल घोषित कर दिया गया। उन्हें कुदरती और जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। Once this act came into force, these communities were expected to live only in notified village settlements. इस एक्ट के लागू होने के बाद इन कम्युनिटीज को एक जगह बसने का, वो भी कुछ खास गांव में बसने का हुक्म सुना दिया गया। इस कानून के लागू होते ही ऐसे सभी समुदायों को कुछ खास अधिसूचित गांव बस्तियों में बस जाने का हुक्म सुना दिया गया। They were not allowed to move out without a permit. The village police kept a continuous watch on them. उन्हें बिना परमिट के कहीं भी आने जाने नहीं दिया जाता था। विलेज पुलिस उन पर हमेशा नजर रखती थी। उनकी बिना परमिट आवाजाही पर रोक लगा दी गई। ग्राम्य पुलिस उन पर सदा नजर रखने लगी। Fourth, to expand its revenue income, the colonial government looked for every possible source of taxation. फोर्थ रीजन है, ब्रिटिशर्स अपना रेवेन्यू इनकम को बढ़ाना चाहते थे। इस वजह से कॉलोनियल गवर्नमेंट ने टैक्स लगाने का हर संभव रास्ता अपनाया। चौथी बात, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने लगान वसूलने का हर संभव रास्ता अपनाया। So, tax was imposed on land, on canal water, on salt, on trade goods and even on animals. भूमि पर, कैनल वाटर यानी नहरों के पानी पर, नमक पर, ट्रेड गुड्स पर, पशुओं पर भी टैक्स लगाया जाता था। उन्होंने जमीन, नहरों के पानी, नमक, खरीद फरोख्त की चीजों और यहां तक कि मवेशियों पर भी टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया। Pastoralists had to pay tax on every animal they grazed on pastures. चरवाहे अपने एक एक जानवरों पर टैक्स देते थे जिन्हें लेकर वे चारागाहों में जाते थे। चरवाहों से चारागाहों में चढ़ने वाले एक एक जानवर पर टैक्स वसूल किया जाने लगा। In most pastoral tracts of India, grazing tax was introduced in the mid 19th century. मिड 19th सेंचुरी से भारत के ज्यादातर पेस्टोरल एरियाज में ग्रेजिंग टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था। देश के ज्यादातर चरवाही इलाकों में 19वीं सदी के मध्य से ही चरवाही टैक्स लागू कर दिया गया था। द टैक्स पर हेड ऑफ कैटल वेंट अप रैपिडली एंड द सिस्टम ऑफ कलेक्शन वॉज मेड इंक्रीजिंगली एफिशिएंट। प्रत्येक जानवर पर जो टैक्स लगता था उसमें बढ़ोतरी हुई और टैक्स वसूलने का सिस्टम दिन प्रतिदिन मजबूत होता चला गया। प्रति मवेशी टैक्स की दर तेजी से बढ़ती चली गई और टैक्स वसूली की व्यवस्था दिनों दिन मजबूत होती गई। इन द डिकेड्स बिटवीन द 1850s and 1880s, the right to collect the tax was auctioned out to contractors. 1850s से 1880s के बीच में टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार कॉन्ट्रैक्टर्स को सौंप दिया जाता था। इसके लिए ऑक्शन होता था। कॉन्ट्रैक्टर्स टैक्स वसूलते, फिर उसे कॉलोनियल गवर्नमेंट को सौंप देते। 1850 से 1880 के दशकों के बीच टैक्स वसूली का काम बकायदा बोली लगाकर ठेकेदारों को सौंपा जाता था। These contractors tried to extract as high a tax as they could to recover the money they had paid to the state and earn as much profit as they could within the year. इन कॉन्ट्रैक्टर्स को टैक्स का एक पर्टिकुलर अमाउंट कॉलोनियल गवर्नमेंट को पे करना होता था और खुद के प्रॉफिट के बारे में भी सोचना होता था, क्योंकि इन कॉन्ट्रैक्टर्स ने खुद ऑक्शन में
एक बड़ा अमाउंट पे किया होता था। इस वजह से इन कॉन्ट्रैक्टर्स ने मनमाने तरीके से टैक्स वसूला ताकि खुद बहुत सारा प्रॉफिट कमा सके। इससे पैस्टोरलिस्ट्स को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। ठेकेदारी पाने के लिए ठेकेदार सरकार को जो पैसा देते थे उसे वसूल करने और साल भर में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा बनाने के लिए वे जितना चाहे उतना कर वसूल सकते थे। By the 1880s, the government began collecting taxes directly from the pastoralists. 1880s के दशक तक कॉलोनियल गवर्नमेंट पैस्टोरलिस्ट से डायरेक्टली टैक्स वसूलने लगी। 1880 के दशक तक आते आते सरकार ने अपने कारिंदों के माध्यम से सीधे चरवाहों से ही कर वसूलना शुरू कर दिया। Each of them was given a pass. To enter a grazing tract, a cattle herder had to show the pass and pay the tax. हर चरवाहे को एक पास दिया जाता था। किसी भी चारागाह में घुसने से पहले उन्हें पास दिखाना होता था और फिर उन्हें टैक्स पे करना होता था। हर एक चरवाहे को एक पास जारी कर दिया गया। किसी भी चारागाह में दाखिल होने के लिए चरवाहों को पास दिखाकर पहले टैक्स अदा करना पड़ता था। The number of cattle heads he had and the amount of tax he paid was entered on the pass. चरवाहे के पास कितने जानवर है और उसने कितना टैक्स पे किया है, ये सब पास पर लिखा रहता था। चरवाहे के साथ कितने जानवर हैं और उसने कितना टैक्स चुकाया है, इस बात को उसके पास में दर्ज कर दिया जाता था। सोर्स डी। In the 1920s, a Royal Commission on Agriculture reported 1920 के दशक में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि द एक्सटेंट ऑफ द एरिया अवेलेबल फॉर ग्रेजिंग हैज गॉन डाउन ट्रिमेंडसली विद द एक्सटेंशन ऑफ एरिया अंडर कल्टीवेशन बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, एक्सटेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, एक्वायरिंग द पैस्चर्स फॉर गवर्नमेंट पर्पसेस, फॉर एग्जाम्पल डिफेंस, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चरल एक्सपेरिमेंटल फार्म्स। पॉपुलेशन इंक्रीज होने के कारण ज्यादा अनाज चाहिए ताकि लोगों के खाने की जरूरत को पूरा किया जा सके। इसलिए खेती के एरिया में वृद्धि हुई है, इरिगेशन फैसिलिटीज में विस्तार हुआ है, जिसके वजह से चारागाहों के एरियाज सिमटने लगे हैं। गवर्नमेंट पर्पसेस जैसे इंडस्ट्रीज, डिफेंस, एग्रीकल्चरल एक्सपेरिमेंटल फार्म जैसे जरूरतों को पूरा करने के लिए कॉलोनियल गवर्नमेंट चारागाहों पर कब्जा करने लगी है। बढ़ती आबादी, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और रक्षा, उद्योग एवं कृषि प्रायोगिक उद्योगों के लिए सरकार द्वारा चारागाहों के अधिग्रहण की वजह से चरवाही के लिए उपलब्ध इलाकों के क्षेत्रफल में बहुत भारी गिरावट आई है। नाउ ब्रीडर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू रेज लार्ज हर्ड्स, thus their earnings have gone down. चरवाहों को बड़े बड़े झुंड रखने में मुश्किलें आ रही हैं क्योंकि पशुओं के लिए चारे का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। इस वजह से उनकी अर्निंग भी कम हो गई है। अब पशुपालकों को बड़े बड़े रेवर रखने में मुश्किल पैदा हो रही है। इसकी वजह से उनकी आमदनी में गिरावट आई है। द क्वालिटी ऑफ देयर लाइव स्टॉक हैज डिटोरिएटेड, डाइटरी स्टैंडर्ड्स हैव फॉलन एंड इनडेप्थनेस हैज इंक्रीज्ड। जब अच्छे चारे का इंतजाम नहीं हो पा रहा तो उनके जानवरों की क्वालिटी में भी गिरावट आई है, कर्ज बढ़ते जा रहे हैं। उनके जानवरों की गुणवत्ता और खुराक गिर गई है और कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का आज का लेक्चर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 5 के पार्ट 3 को शुरू करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।